डियर स्टूडेंट्स, पिछले दिनों हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स लिए, आपने उम्मीद है कि अच्छे से किया होगा। काफ़ी लोग कमेंट्स में बताते रहते हैं कि वही इसे किस तरह से पढ़ रहे हैं। साथ ही ये ध्यान रखें कि ये टॉपिक्स जो आप कर रहे हैं, इन टॉपिक्स से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव ज़रूर कर लें। कंसर्न टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव ज़रूर आप कर लें। लूसेंट का भी ऑब्जेक्टिव स्पेशल आता है, क्रॉन का भी आता है, अगर संभव हो तो ले लें। या फिर आप घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव का एक कलेक्शन आता है टॉपिक वाइज, यानी सब्जेक्ट वाइज नहीं, टॉपिक वाइज आता है। जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आप पेजेस खोलें। अलग अलग एग्जाम्स में, एसएससी में, रेलवे में, बीपीएससी में ये कलेक्शंस वहाँ पे मिल जाते हैं। तो जो भी टॉपिक्स आप कर रहे हैं उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव ज़रूर आप कर लें, तो ये पक्का हो जाएगा। आप सिर्फ टॉपिक्स पढ़कर छोड़ देंगे तो आप भूल जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखें कि जब भी आप टॉपिक्स कर रहे हैं उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव ज़रूर कर लें और देखें बना करके क्या ये क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं। क्योंकि ये जो गाइड बुक्स हम लोग ले रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि गाइड बुक्स कौन पढ़ा रहा है, लेकिन आप ये दोनों गाइड बुक्स पढ़कर देखें, इनमें बहुत कुछ है। ये दोनों भी आप कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास है, इसलिए हम इसे चला रहे हैं। साथ ही जो राज्य के बाहर के हैं वो इन टॉपिक्स को अपने बुक से करें, जो भी उनके पास गाइड बुक है या जो भी बुक है। हमारा मकसद है कि टॉपिक्स होने चाहिए और फिर उनके ऑब्जेक्टिव्स आप कर लें, तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, उनके आंसर्स ले लेते हैं। ये क्वेश्चंस थे हिस्ट्री से, आपसे सिकंदर का आक्रमण से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। सिकंदर ने सिकंदरिया नाम से 2 शहर बसाए थे, ये 2 शहर कहाँ बसाए थे, ये पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा काबुल और सिंध, यानी अफगानिस्तान और सिंध में, काबुल और सिंध में सिकंदरिया नाम से उसने 2 शहर बसाए थे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सिकंदर का जल सेनापति कौन था, जो जल मार्ग से बड़ी सेना के को लेकर निकला था, वापस हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा नियारकस। सेल्यूकस निकेटर नहीं, नियारकस था। उधर आपसे इस ज्योग्राफी से पूछा गया था कि कोहे सुल्तान, जो कि ज्वालामुखी पर्वत आपको पढ़ने के लिए दिया गया था, उससे क्वेश्चन था कि कोहे सुल्तान जो मृत ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी है, ये कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि रिंग्स ऑफ फायर्स, जो ज्वालामुखी का एक रिंग बनाता है, ये कहाँ स्थित है। तो ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, ज़्यादातर लोग जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, या प्रशांत महासागर ये क्षेत्र। साइंस में उधर पूछा गया था कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। कोई भी वस्तु चल रही है तो चलती ही रहेगी, या रुकी है तो रुकी ही रहेगी, यानी इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब तक बाहरी बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन न ला दिया जाए, चेंज ऑफ पोजीशन ना हो जाए, तो ये दरअसल बल से होता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ, जबकि न्यूटन सेकंड लॉ से इसकी व्याख्या होती है, इसका एक्सप्लेनेशन, यानी इस F=ma इसका एक्सप्लेनेशन है। तो ये आप ध्यान रखें, व्याख्या होती है फर्स्ट लॉ से। दूसरा क्वेश्चन था कि न्यूटन का SI, बल का SI यूनिट क्या है, उसका इकाई आपसे पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। F=ma, तो m का किलोग्राम, उसके बाद त्वरण का यानी a का, एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर SI यूनिट हो जाएगा आपको बल का इकाई। उसके बाद उधर आपसे पूछा गया था पॉलिटी में 2 क्वेश्चन, प्रस्तावना। तो आपको बताना था कि प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। प्रस्तावना की संकल्पना अमेरिका से लिया गया है, जबकि इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दूसरा क्वेश्चन था कि प्रस्तावना में क्या संशोधन किया गया था 1976 में, 42वें संशोधन के द्वारा। 42nd अमेंडमेंट में क्या बदलाव किया गया प्रियम्बल में, प्रस्तावना में। तो इसका आंसर हो जाएगा सोशलिस्ट एंड सेकुलर, साथ ही इंटेग्रिटी, यानी समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, साथ ही एकता और अखंडता। एकता के बाद अखंडता नहीं था, तो इंटेग्रिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी में अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो 3 वर्ड जोड़ा गया, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। अब वे टॉपिक्स जो आज हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चंस जो आपने पिछले टॉपिक्स में पढ़े, इससे 8 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस के जवाब आपको इंस्टेंट देने हैं, बुक्स नहीं देखना है। पहला क्वेश्चन मेरा है, आपको मौर्य साम्राज्य दिया गया था, आपको बताना है कि अशोक शासक बनने से पहले किस प्रांत का गवर्नर था, उसका स्टेट का नाम बताना है। उसके बाद बताना है कि अशोक के अभिलेखों में, उसके इंस्क्रिप्शंस में
किस रानी और उसके बेटा का नाम मिलता है? तो उसकी क्वीन और उसके सन का नाम आपको बताना है, जो इंस्क्रिप्शंस में, अभिलेखों में मिलता है। उधर ज्योग्राफी में आपको बताना है, आपको वो दिया गया था माउंटेन। नीलगिरी माउंटेन किस प्रकार का माउंटेन है? यानी मोड़दार है, ज्वालामुखी है, अवशिष्ट है या डोम शेप्ड है? आपको बताना है कि टाइप उसका क्या है नीलगिरी माउंटेन का। और आपको बताना है कि व्हाइट माउंटेन कहाँ स्थित है? श्वेत पर्वत, व्हाइट माउंटेन, उस देश का नाम बताना है। ये तो ज्योग्राफी से हो गया। साइंस से आइए, आपको पूछा गया था, पीरियोडिक टेबल दिया गया था, 2 क्वेश्चन वहां से। परमाणुओं के बाहरी कक्षा से, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को खींच कर निकालने में जितनी ऊर्जा लगती है, उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को हम निकालते हैं तो इसमें जो ऊर्जा लगती है उसे हम क्या कहते हैं? उसका नाम आपको बताना है। और दूसरा बताना है कि पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट, एटम के साइज पर क्या असर पड़ता है? घटता है, बढ़ता है या अनचेंज्ड, अपरिवर्तित रहता है? ये साइंस से हो गया। 2 क्वेश्चन आइए पॉलिटी से, जो आपको दिया गया था, राज्यों का पुनर्गठन। आपको बताना है कि राज्यों का पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब आया, यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, उस समय भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी? एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। और आपको बताना है कि गोवा किस वर्ष भारतीय राज्य बना, यानी गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया, ये आपको बताना है। अब आज के टॉपिक्स जो हम लोगों को करने हैं, मौर्यकाल आपको दिया गया था, प्रशासन हमने कहा था कि छोड़ दीजिए, बड़ा टॉपिक था। तो अब आज प्रशासन भी आपको करना है। मौर्यकाल के साथ मौर्यकाल का प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कौन कौन से अधिकारी थे, वित्तीय व्यवस्था किस तरह का, टैक्स सिस्टम था, सेना की क्या व्यवस्था थी, कौन अधिकारी क्या कहलाते थे, उनका नाम क्या था, ये सब आप डिटेल्स करेंगे। उसके बाद उधर ज्योग्राफी में आप करेंगे, आपने कर लिया है पर्वत, ज्वालामुखी, ये सब कर लिया है। आज करेंगे स्थलाकृति, लैंडफॉर्म्स, विभिन्न कारकों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ यानी लैंडफॉर्म्स, जैसे कि हवा, नदियों या ग्लेशियर्स के द्वारा रगड़ से, घिसावट से, काट छांट से नए नए प्रकार का भूखंड बन जाता है। तो इन भूखंडों को अलग अलग नाम से जानते हैं। ज़्यूगेन, एग्जाम में आ चुका कई बार, ज़्यूगेन किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? ज़्यूगेन कहते हैं टेबल के आकार का बना हुआ चट्टानी स्वरूप, जिसमें नीचे का मुलायम क्षेत्र हवा से काट छांट के बाद ऊपर का चौड़ा क्षेत्र बच जाता है, इसे ज़्यूगेन कहते हैं। तो ये किसके द्वारा निर्मित होता है? हवाओं के द्वारा, वायु के द्वारा, विंड्स के द्वारा। तो ये है। उसके बाद नुनाटक, सर्क, ड्रमलिन, ये सब ग्लेशियर्स के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। अब देखिए, ड्रमलिन उल्टे चम्मच का आकार का ग्लेशियर्स के द्वारा निर्मित भूखंड है, यानी जब उसके बर्फ सूख जाते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े में उल्टे चम्मच के आकार का स्वरूप कहीं कहीं पर दिखाई देता है। इसे हम लोग ड्रमलिन कहते हैं, जिसे आधा बरीड, हाफ बरीड एक्स भी कहते हैं। तो ये सब टर्म्स आपको जानना है। वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, ये सब क्या है, किसके द्वारा निर्मित है? आप 3 टर्म्स करेंगे। नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृति, हिम नदियों के द्वारा यानी ग्लेशियर्स के द्वारा, और वायु के द्वारा निर्मित स्थलखंड या स्थलाकृति। तो लैंडफॉर्म्स करेंगे उदाहरण के साथ, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं नाम देकर कि ये किसके द्वारा निर्मित है। वी आकार की घाटी किसके द्वारा निर्मित है? नदी के द्वारा, ग्लेशियर्स के द्वारा या वायु के द्वारा? तो ये आप कर लें बहुत अच्छे से। किताब में, बुक्स में आपको पेज नंबर के साथ दिए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उधर साइंस में आज हम लोग कर लेंगे, हम लोगों ने प्लांट किंगडम किया है, आज हम लोग बायोलॉजी में करेंगे एनिमल किंगडम, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी 4 पैर वाले, 2 पैर वाले, 2 हाथ वाले, पानियों में रहने वाले, हवा में उड़ने वाले, 1 सेल वाले, मल्टी सेल वाले। तो ये सब जो जीव हैं अलग अलग प्रकार के, इनका ही क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, यानी इनका अलग अलग रूप आपको पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पढ़ने में थोड़ा टफ भी लगेगा, प्रयास करें, प्रयास करके फिर ऑब्जेक्टिव्स बनाने का प्रयास करें। तो हम लोग बायोलॉजी में टॉपिक ले रहे हैं एनिमल किंगडम, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। उसके बाद आइए इधर हम लोग कर लेते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी में हम लोग राज्यों का पुनर्गठन तक कर चुके हैं, अब हम लोग नागरिकता करेंगे। भाग 2 आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक।
अनुच्छेद 5 से लेकर 11 भाग 2 करेंगे, जिसमें नागरिकता वर्णित है। इसमें किसे नागरिकता मिलेगी, किसे नागरिकता छीन लिया जाएगा, कौन नागरिक नहीं माना जाएगा, ये सब डिटेल्स है। नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया, डिटेल्स ये सब करें। तो नागरिकता सिटीजनशिप हम लोग करेंगे पॉलिटी से, और हर बार हम लोग 2011 की जनगणना लेते हैं। तो आज जनगणना में हम लोग लेंगे अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, शेड्यूल ट्राइब। भारत के कौन से 3 राज्य हैं बड़े जहां सर्वाधिक जनजातियां हैं, और सबसे कम जनजाति वाला राज्य कौन सा है, प्रतिशत कितना है जनजातियों का। साथ ही बिहार में कौन से जिले हैं जहां जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है या सबसे कम है, प्रतिशत कितना है। तो ये डिटेल्स आप बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी हम लोग कर रहे हैं, इसका बड़ा बेनिफिट आपको दिखाई देगा, ये सब आप करें। साथ ही एक इंपॉर्टेंट बात, आप पीटी की तैयारी तो कर रहे हैं। काफ़ी लोग कहते हैं क्या सिर्फ पीटी की तैयारी हम लोग करें, 7 महीने हैं, 6 महीने से ज़्यादा आपको, 8 महीने बल्कि आपको मिल जाएंगे पीटी के एग्ज़ाम के लिए। तो आप मेंस की तैयारी भी करें। आप देखिए 64वीं की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, जिनका पीटी का रिजल्ट आने वाला है, इसी मंथ आएगा, वे लोग परेशान हो रहे हैं कि मेंस की तैयारी में 5 महीने टाइम है, हमें लिखने में नहीं बन रहा है। तो ये आपके साथ ना हो, आप अभी से मेंस की तैयारी करें। कैसे करेंगे, तो आप 63वीं के क्वेश्चंस देखें, 64वीं का होने जा रहा है उसे आप देखेंगे। साथ ही इन क्वेश्चंस के पैटर्न को देखें, कैसे लिखना होता है। इसमें स्टैटिक क्वेश्चंस भी आते हैं, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना। तो इसे आप लिखना होगा तो 2 पेजेस में आप कैसे लिखेंगे। बिहार के कंटेक्स्ट में किसान की स्थिति, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन कैसे चला, भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, आज़ाद दस्ता क्या था, तो ये सब आप लिखने का प्रयास करें। प्रधानमंत्री से रिलेटेड कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, भारत में आर्थिक सामाजिक गरीबी दूर करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उसे आप समझें। तो ये सब आप समझकर लिखने का प्रयास करें, तो बहुत बड़ा काम आप करेंगे। तो ये आप करें, बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा, इसे आप ज़रूर करते रहें, इसका बेनिफिट इन द लॉन्ग रन आपको मिलेगा। तो प्रयास करते रहें, टॉपिक्स को कवर करें, ऑब्जेक्टिव्स बनाएं। हम लोग कुछ नए टॉपिक्स के साथ परसों फिर आएंगे, तब तक टेक केयर।